नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आओ दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दोस्तों गणित का, मैथ का प्रथम चैप्टर, प्रथम पार्ट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हम संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है और कौन सी किस प्रकार की संख्याओं में कहां से कहां तक इनकी रेंज होती है। तो आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो आओ देखो, संख्या पद्धति। संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है मेरी वास्तविक संख्याएं और एक होती है मेरी काल्पनिक संख्याएं, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों हम जो पढ़ेंगे केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं अभी हम हमारे लेवल की नहीं है, तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हो तो आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको जानना जरूरी है, अन्यथा काल्पनिक संख्याएं कहीं नहीं पूछी जाती दोस्तों। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकार है दोस्तों, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याओं की रेंज क्या होती है। इनको दोस्तों हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि आपको समझ में रहेगा। बस आपको क्रम से याद रखना है कि पहले प्राकृत आएगी, फिर पूर्ण आएगी, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय, और फिर क्या आएगी मेरी अपरिमेय आएगी। अब देखो दोस्तों, इसके मैं परिमेय और अपरिमेय को यहाँ से फिर इसको मैं यहाँ से है ना दो हिस्सों में बांट सकता हूँ कि एक तो मैं ये दशमलव के रूप होते हैं दोस्तों। ये वाली जो संख्या है ना, इसमें दशमलव भी आ सकती है और बिना दशमलव भी आ सकती है, पूर्ण संख्याएं भी आ सकती है। अब इसको मैं बताऊंगा आगे कि ये क्या क्या होंगे। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं को समझते हैं। यहाँ पर है प्राकृत संख्याएं। अब मान लो यहाँ पर कोई बस आई, ये मेरी कोई बस आ गई और इस बस में कौन बैठ गया, यहाँ से बहुत सारी संख्याएं बैठ गई। कौन सी संख्याएं बैठ गई, मतलब मिनिमम तो इनका पता था कि कम से कम एक बैठा है, और एक के आगे कितना है ये नहीं पता, तो ये एक से अनंत तक की संख्याएं बैठ गई दोस्तों, यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्राकृत यानी प्रकृति, और प्रकृति को ऐसे याद रख सकते हो भाई नेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और नेचर यानी प्रकृति। तो देखो प्रकृति में क्या होता है, एक पेड़ होता है, एक नदी होती है, 100 नाले होते हैं, 10 तालाब होते हैं, ऐसे ही तो बोलते हो आप। मिनिमम ये बोल सकते हो कि एक तो होता ही है मिनिमम क्या होगा प्रकृति के अंदर, एक तो होगा ही। अपन ऐसे तो कभी नहीं बोल सकते कि वहां 0 नदी है, वहां 0 शेर है, या वहां -3 नदी है, ऐसे कभी नहीं बोल सकते। तो ये ऐसे याद रख सकते हो कि प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होगी, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगी, और अंत कितने तक आएगी है, अंत वाला तो ध्यान ही नहीं है, तो इसको मैंने अनंत कह दिया कि ये होगी मेरी अनंत होगी। यानी प्राकृत संख्याओं की रेंज क्या होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, मतलब इनका कोई अंत नहीं होता। अब देखो ये आगे आया, आगे आकर यहाँ पर 0 बैठा था। अब इस बस में पहले 1 से अनंत तक की संख्याएं तो थी, ये 1 से अनंत तक की संख्याएं तो थी, पर यहाँ से फिर इसने 0 को और बैठा लिया। अब 0 को और बैठा लिया तो इनको बोल दिया पूर्ण नंबर, होल नंबर, इनको क्या बोल दिया, पूर्ण नंबर। यानी प्राकृत संख्याएं भी होगी उसमें और 0 भी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अब देखो दोस्तों भाई, इसमें ये वाली पीछे वाली संख्या आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, अब आगे गए, अब देखो इनकी रेंज अगर पूछ ले कि पूर्ण संख्याओं की रेंज क्या होगी, इनकी तो 1 से अनंत थी, और पूर्ण संख्याओं की रेंज होगी, परास होगी 1 से लेकर अनंत तक हो जाएगी, 0 से लेकर अनंत तक हो जाएगी, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसमें प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, तो उसका उत्तर होगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है। और इसमें अब इसका विपरीत पूछे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो उसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 एक्स्ट्रा आ गया, जो कि प्राकृत में नहीं होता, तो सभी नहीं होती।
कुछ होती है पर सभी नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से आगे आया, यहाँ पर अब देखो जीरो भी बैठ गया। अब इसमें इसने क्या किया, माइनस वाले नंबर को बैठा लिया, या माइनस में कौन से, माइनस अनंत से लेकर एक, ये देखो यानी इसमें माइनस वाली संख्या भी आ गई, जीरो भी आ गया और प्लस वाली सारी संख्याएं आ गई। यानी इसमें क्या आ गया दोस्तों, इसकी जो रेंज हो जाएगी माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, इसमें वो सारी संख्याएं आएगी। पर इस चीज का ध्यान रखना, इसमें पूर्ण संख्याएं आएगी, जैसे एक के बाद अगली दो आएगी, दो के बाद अगली तीन आएगी। तो इस प्रकार इन चीजों को ध्यान रखना। अब देखो जैसे ये प्रश्न पूछा था, वैसे ही अगर इसमें कोई प्रश्न पूछे क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, तो उसका उत्तर होगा हाँ, कि सभी पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक होती है, सभी प्राकृत भी पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण भी पूर्णांक होती है। पर अगर इसका उल्टा विपरीत इसको पूछ ले, क्या सभी पूर्णांक क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो भाई इसका उत्तर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो माइनस की संख्या भी आ रही है, पर पूर्ण संख्याओं में तो माइनस की संख्या आ ही नहीं रही, तो सभी नहीं होती, कुछ होती है, सभी नहीं होती। अगर इसको ऐसे पूछ ले, क्या सभी, जब सभी आ जाए तो एक भी नहीं छूटेगी, फिर सारी आनी चाहिए उसमें, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो उसका उत्तर भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो जीरो भी आ गया, इसमें माइनस के नंबर भी आ गया, पर भाई यहाँ पे देख ले, यहाँ पे तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं आएगी, ना तो इसमें जीरो आएगा और ना ही इसमें माइनस की संख्या आएगी। तो देखो अब दोस्तों ये तो होगी मेरी यहाँ तक। अब देखो मान लो 1/2 संख्या आ गई, अब ये तो पूरा नंबर तो आ गया, अब इसमें पूरी संख्याएं कवर हो गई मेरी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारी संख्याएं कवर हो गई मेरी। पर अब मान लो जैसे 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी आधा नंबर, और आधा नंबर तो इनमें ले ही नहीं सकते, इनमें ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो पूरे नंबर होने चाहिए, जैसे एक के बाद अगला 2 ही आएगा और 2 के बाद अगला 3 ही आएगा। तो इनको देखो, इन संख्याओं को मैंने क्या नाम दिया, इन संख्याओं को मैंने दोस्तों परिमेय संख्याएं नाम दे दिया, जिनको P/Q के रूप में लिख देते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखें, और P और Q क्या होने चाहिए मेरे? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए मेरे? पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो P का मान तो कुछ भी है और Q का मान 0 कर दिया तो ये अपरिभाषित हो गई, और अपरिभाषित का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए परिमेय संख्या क्या होगी? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को, सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। उसमें एक्स्ट्रा क्या आ गई? उसमें जैसे 1/2, 3/2 ये सारी संख्या एक्स्ट्रा आ गई। जैसे पूर्ण संख्याएं, जैसे 1 था, 1 के बाद अगली पूर्ण संख्या क्या आएगी? अगली 2 आएगी। पर अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। अब देखो, अब ये तो परिमेय हो गई, अब ये कह रहा है अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो दोस्तों, एक चीज समझा देता हूं मैं आपको कि इसको इधर से मैं मिटा लेता हूं। देखो परिमेय संख्या कौन सी होगी और अपरिमेय कौन सी होगी, इस चीज को समझते हैं अपन। देखो परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों, जिनको इस रूप में लिख रहे हैं अपन कि P/Q के रूप में लिख रहे हैं, और जहां पर P और Q तो पूर्णांक होने चाहिए, P और Q तो क्या होने चाहिए मेरे? पूर्णांक होने चाहिए। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये मेरी परिमेय संख्या की कंडीशन है। अब अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय जैसे मान लो 3/5 आ गया, ये क्या होगी मेरी? ये सब जिनमें P और Q का मान पूर्णांक होगा वो सब मेरी परिमेय संख्या होगी दोस्तों। बस Q का मान देख लेना, ये वाली कंडीशन दो ही चीज फॉलो करनी चाहिए कि P और Q का मान पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लग जाएगी तो उसको मैं कह दूंगा कि वो परिमेय संख्या है। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या जैसे रूट के अंदर कोई भी नंबर आ रहा है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे रूट के अंदर 3 आ रहा है, रूट के अंदर 7 आ रहा है, ये सब क्या है? मेरी अपरिमेय संख्या है। पर अगर मैं रूट के अंदर 4 लिख दूं
तो ये क्या होगा, 4 को रूट से बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 तो मेरी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, इससे पहले वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्या होगी, यानी कि माइनस का 1 कह दे कि बोले भाई माइनस का 1 परिमेय है या अपरिमेय, तो भाई परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में 1 लिख सकता हूं, ये p और ये q हो गया, ये दोनों पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक में आता है, q1 भी पूर्णांक में आता है, तो दोनों, और ये q का मान 0 भी नहीं है, तो इस वाली कंडीशन में कोई भी नंबर जैसे जिसके बट्टे में नहीं लिखा हो वो भी परिमेय होगा, क्योंकि बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं जो q का मान 0 के बराबर भी नहीं होगा, और p बट्टा q के रूप में भी बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है वो मेरी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे पाई है दोस्तों, पाई भी क्या है, मेरी एक अपरिमेय संख्या है, पाई मेरी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अगर मैं 22/7 के बारे में पूछूं कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो देखो दोस्तों इसका उत्तर आप स्वतः निकाल सकते हो। भाई p यानी p की जगह 22 है, q की जगह 7 है, तो 22 भी पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक संख्या है, और 7 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये तो मेरी परिमेय होगी, परंतु ये पाई मेरी क्या होगी, अपरिमेय होगी। इस चीज का ध्यान रख लेना आप। अब देखो इसमें दशमलव में भी आपको बता दूं कि कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय। जो दशमलव संख्या रिपीट हो रही है वो तो परिमेय होगी, और जो रिपीट नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। देखो कैसे, अभी देखते हैं अपन। जैसे कि 1/3 लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिखा 1/3, देखो जैसे मैंने लिखा 1/3 लिखा, अब 1/3 क्या आएगा, 0.333, ये रिपीट हो रहा है दोस्तों बार बार, यानी इसको 0.3 पर बार लिख सकता हूं, ये रिपीट हो रहा है नंबर बार बार, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर नंबर रिपीट नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अगर मान लो यहाँ आ गया 0503519, ये अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो वो अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। इस चीज का ध्यान रख लेना। और इसकी एक वीडियो और बनाएंगे अपन दोस्तों, जिसमें इसके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आते हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, उन सभी को हम उस वीडियो में हल करने वाले हैं दोस्तों। आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट और इसके जो एनटीपीसी वगैरह रेलवे में इनमें जो प्रश्न बनते हैं वो सभी आएंगे, उन सभी को हल कर लेंगे दोस्तों। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैथ है, ऐसा नहीं है कि मैं रेलवे के प्रश्न करा दूं तो कि ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे दोस्तों। मैथ तो एक कहीं भी चले जाओ एक जैसी होती है। आप 2+2 चाहे राजस्थान में पढ़ो चाहे पाकिस्तान में पढ़ो 4 ही होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हिस्ट्री हो सकता है दूसरे राज्य की हिस्ट्री अलग हो, पर यहाँ मैथ का तो एक ही कंसेप्ट चलता है कि 2×2 यहाँ राजस्थान में भी 4 ही होता है, और 2×2 मध्य प्रदेश में भी 4 ही होता है। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। आप चाहे किसी भी जिले के विद्यार्थी हो, ये वाली वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखेंगे दोस्तों। और मैंने खुद ने नहीं बनाया, वो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूं। देखो आओ प्रश्न देखते हैं हम कि क्या √2 है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि √2 क्या है। देखो मैंने अभी बताया कि √2 क्या है ये बताना है। अब मैंने बताया था रूट के अंदर कोई भी नंबर आए वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए बस। अगर पूर्ण वर्ग नहीं तो वो क्या होगी, मेरी अपरिमेय संख्या, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आओ आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने हिसाब से उत्तर लगाओ, और उत्तर लगा के बाद उसको प्ले करके देखो कि आपका उत्तर सही है या गलत। तो दोस्तों इस प्रकार पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप चीजें सीखते हुए चले जाओगे। और कंटिन्यूटी दोस्तों निरंतरता बनाए रखनी है। ये नहीं कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया तो उसी को देखकर काम चल गया। दोस्तों मैं पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। जैसे आज मैंने थोड़े नॉर्मल वाले क्वेश्चन लिए हैं, अब जैसे जैसे मैं इनका क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। एक ही वीडियो में नहीं बढ़ाते हुए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि रीट में जो आएंगे वो भी मैं सारे प्रश्न यहीं करा दूंगा। आप इस चीज का देख लेना। अगर मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो रीट में भी सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। देखो यहाँ दिया है 0.333। अब देखो दोस्तों ये वाला प्रश्न तो मैंने करवा ही दिया। देखो 0.333
3 3, यानी ये इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों 0.3 और 3 पर बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 पर बार लगा सकता हूं। और अगर आप ये देखो, ये वाले कंसेप्ट में एक अलग वीडियो होगा, उसमें ये सारे कंसेप्ट को समझा दूंगा। वैसे तो अगर आप इसको करोगे ना, अगर 3 पर बार, तो देखो जितनी संख्याओं पर बार होता है उसको हटाते हैं ना तो नीचे उतने ही 9 लिखते हैं। एक संख्या पर बार है तो नीचे एक बार 9 लिख दिया। अगर ऐसे होता ये 33, ये होता 33 पर बार, यानी ये तो सेम ही नंबर है दोस्तों। अगर मान लो ये ऐसे होता 34, देखो इसको ऐसे लिखे, अगर ये होता 34 पर बार, 34 पर बार, तो फिर क्या करते, ये होता 34 पर बार, तो यहाँ होता 34, और देखो कितनी संख्याओं पर बार है, 1 और 2, तो नीचे कितने 9 आ जाते, 1 और 2 9 आ जाते, तो इसको इस प्रकार लिख लेते। अब यहाँ एक संख्या पर बार है तो 3/9, यानी 3 का भाग 3 में दिया तो 1 आ जाएगा, 3 का भाग 9 में दिया तो 3 आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम 1/3, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ये इतना मैं कह रहा हूं, आप है ना ध्यान लगा के अगर पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रही होगी। और ये दोस्तों ये इजी सवाल नहीं है, ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने अपने हिसाब से प्रश्न बनाए नहीं है, ये किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैंने यहाँ लिया है। आप इन प्रश्नों को अगर कर पाओगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप है ना चीजें अपने आप सोल्व कर पाओगे। देखो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो और फिर अपने उत्तर को टिक करो, उसके बाद प्ले करके और मेरा आंसर देखो। देखो अब इसमें क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखो दोस्तों एक चीज बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग, मतलब उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 गुणनखंड से उसके ज्यादा नहीं होंगे। जैसे कि मेरा 3 हो गया, मेरा 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब इसके गुणनखंड 2 कौन कौन से होने, 1 और 3 इसके 2 गुणनखंड हो गए, इसके 1 और 5 गुणनखंड। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, न्यूनतम कितने गुणनखंड होते हैं, अधिकतम कितने गुणनखंड होते हैं, तो उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, चाहे न्यूनतम के 2 चाहे अधिकतम के 2, उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, उससे ज्यादा गुणनखंड नहीं होते। देखो अब इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों एक तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, एक के बाद क्या आ गया, 2 आ गया, तो बोलो 2 अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 ही है, एक तो 1 है और 2 है, तो इसके 2 गुणनखंड यही है, और सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी है, 2 है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। और इस 2 के बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि 2 ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, 2 ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो बिल्कुल सही हुआ वो 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे, अभाज्य संख्याओं का योग निकालना, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इन सभी का मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहो और अगले वीडियो का वेट करो। अगले वीडियो में ये सारे प्रश्नों के जवाब मैं दे दूंगा आपको। 22/7 किस प्रकार की संख्या है, देखो दोस्तों ये वाली संख्या मैंने बता दी भाई, 22/7 को लिख लो, ये लो 22/7। अब मेरे को ये लग रहा है कि P/Q वाला रूप है, अगर ये लग रहा है तो देखो अब P का मान तो कितना है, 22 है, और Q का मान कितना है, 7 है। P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक। देखो P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तो 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, और 7 किसके बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों, 7 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये पता है कि 7 0 के बराबर नहीं होता, यानी 7 किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो ये कौन सी संख्या होगी दोस्तों, ये होगी परिमेय संख्या है। दोस्तों आप तो यही कंसेप्ट लगाना है कि परिमेय संख्या P/Q में लिख दो, और P/Q में देख लो P और Q पूर्णांक है या नहीं है, अगर पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं हो रहा तो वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। देखो आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, यहाँ पर दशमलव के रूप में दे दिया। देखो ये दिया है मेरे को 0,0, सॉरी यहाँ 1 है, माफी चाहूंगा, यहाँ 1 है, यहाँ दे दिया 0,1,0,1,0,0, ये हो गया 0 1,
और ये देखो दोस्तों, इसमें 1 जीरो आ गया, फिर इसमें 2 जीरो आएगा, फिर 3 जीरो आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसमें अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अगर ये ऐसे होता कि 0,1 0,1 तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते कि 0,01 पर बार, यानी ये 0,1 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, पर यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इसको आप ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। देखो मैं इसको ब्लैक से ले लेता हूं, इसको मैं ब्लैक से, हाँ देखो यहाँ, देखो यहाँ है 1 बार 0, यहाँ 2 बार 0, यहाँ 3 बार 0, और ये ऐसी सीरीज बढ़ रही है कि आगे 4 बार 0 आएगा, फिर 5 बार 0 आएगा। और जब ये नंबर रिपीट नहीं होता, मैंने अभी भी बताया, जब नंबर रिपीट होगा तो वो वाली संख्या तो मेरी परिमेय संख्या होगी, और जब नंबर रिपीट नहीं होगा तो उसको मैं कह दूंगा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न 7/8 का दशमलव विस्तार कैसा होगा? तो दोस्तों ये बताना है 7/8 का दशमलव विस्तार किस प्रकार का होगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो परिमेय संख्या होगी उसका विस्तार समाप्त होगा, मतलब वो शांत संख्या होगी, अशांत नहीं होगी। इस चीज का मैं एक चीज को बता दूं आपको, परिमेय संख्या शांत होगी। और देखो 7/8 है, 7/8 यानी क्या करना है, इस 7 में भाग देना है 8 का। तो देखो इस 8 का भाग देके देखते हैं 7 में, तो 7 में तो जाता नहीं है, ये लो मैं 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0। तो 8 पंजे 40, 8 बार चले गया, 8 × 64, ये यहाँ आ गया, फिर 6 और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाया, 8 पंजे 40, 8 × 48, 8 × 7 56, ये 7 बार चले गया, ये आ गया 56। अब यहाँ आ जाएगा 4 और ये 0, तो 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 बार आएगा। तो दोस्तों ये शांत संख्या आ गई मेरे पास 0.85, एक शांत संख्या आ गई, समाप्त होने वाली संख्या। और आप इस चीज को देख भी सकते हो कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वो शांत संख्या होगी, और अगर अशांत संख्या है तो उसमें वो रिपीट नंबर होगा, नंबर रिपीट हो रहा है तो वो भी मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखो आगे का प्रश्न देखते हैं अपन, 1/7 किस प्रकार की संख्या है। अब देखो दोस्तों 1/7 दे दिया, आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। नहीं, ऑप्शन देख के बताना है दोस्तों। समाप्त होने वाला दशमलव, अपरिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, या पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर इसके प्रसार को देख लो, 0 1 4 2 8 5 7। अब देखो ये यही वाला नंबर वापस रिपीट हो गया, यानी ये यही वाला नंबर रिपीट हो गया, तो मतलब ये क्या है, अपरिमेय समाप्त होने वाली दशमलव तो नहीं है दोस्तों, ना ये पूर्णांक नंबर है, ना ये अपरिमेय संख्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायर्डिंग डेसिमल, यानी ये बोल रहा है कि अशांत दशमलव। ये क्या बोल रहा है, अशांत दशमलव, इसका मतलब ये है कि अशांत दशमलव। हाँ तो दोस्तों ये अशांत है, देखो ये वाला नंबर बार बार आ रहा है तो ये शांत नहीं हो रहा, तो ये अशांत संख्या है और दशमलव है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन सी। अब देखो आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो ये वाला प्रश्न अपन कर चुके, देखो उन्हें रूट के अंदर कोई भी संख्या आएगी वो मेरी अपरिमेय होगी, और कब होगी, जब वो पूर्ण वर्ग नहीं हो। यहाँ पर 49 तो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई दोस्तों, ये होगी 7 का वर्ग, और इस पर लगा दिया रूट, इस पर क्या हो गया, रूट। 49 का मतलब होता है 7 का वर्ग, ये रूट से स्क्वायर हट गया यानी 7 आ गया, 7 को बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। यहाँ देखो पी का मान तो 7 हो गया, क्यू का मान 1 हो गया, दोनों पूर्णांक संख्या 1 और 7 दोनों पूर्णांक हो गई, और 1 किसके बराबर नहीं है दोस्तों, 1 मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी मेरी, ये होगी परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब देखो इसमें आपको ऑप्शन देखो, ये प्राकृत भी होगी भाई, ये 7 ये है ना, जो 7 आया ये प्राकृत भी है, ये पूर्ण भी है, ये परिमेय भी है, पर आपको ये बताना है, देखो परिमेय में ये दोनों इंक्लूड हो गई, तो यहाँ ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना आप कि यहाँ पर ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृत भी है, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो परिमेय संख्या बनी, तो ये परिमेय संख्या में ऑलरेडी ये दोनों आ गई, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप ऑप्शन डी मत लगा देना। देखो
आगे वाला पाई किस प्रकार की संख्या है दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी मैं बता चुका हूं कि पाई मेरी अपरिमेय संख्या है। और अगर 22/7 आता तो वो देख चुके हम कि वो तो मेरी क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। ये देखो ये क्या हो गई मेरी पाई मेरी हो गई अपरिमेय संख्या। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 10 की ओर। देखो ये सेम ही प्रश्न आ गया दोस्तों। देखो अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पर ये रूट के अंदर 225 दिया है, रूट के अंदर 225। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इस चीज का कैसे पता करोगे। देखो इकाई का अंक 5 है, यानी अगर ये किसी भी संख्या का वर्ग हो रहा होगा तो उसका भी 5 होगा इकाई का अंक, 5 का वर्ग 25। और उसके बाद आता है 15 इकाई का अंक। आप देखो 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है, यानी इसका रूट से बाहर लेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/1, यानी पी का मान तो 15 हो गया और क्यू का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गई p/q के रूप में हो गया। और ये यहाँ पर 0 भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी इसमें ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो हम प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या 0 एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 0 नहीं होता प्राकृत, क्योंकि प्राकृत को प्रकृति से याद रखते हैं। प्रकृति में क्या होता है, कम से कम एक तो होता ही है। ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि 0 नदी है, 0 पेड़ है, 0 झरने हैं। कम से कम ऐसे बोलेंगे कि वहां एक नदी है, कम से कम की बात कर रही है। और आगे तो अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, प्लस की बात कर रही है। अब 0 एक प्राकृत संख्या है तो नहीं है दोस्तों। ये कभी कभी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगर ये बोल दे 0 एक पूर्ण संख्या है तो इसका उत्तर क्या होता, इसका उत्तर हाँ 0 तो एक पूर्ण संख्या है। मैंने ये बताया आपको, समझाया स्टार्टिंग में ये चीज। अब देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है दोस्तों, इसका उत्तर उसी में छुपा है भाई 0। देखो मैंने कहा प्राकृत संख्याएं तो होती है 1 से लेकर अनंत तक होती है, पर उसमें क्या मिला दे कि ये पूर्ण संख्याएं बना दे। तो इसमें 0 मिला दिया तो ये पूर्ण संख्याएं बना दी, यानी इसमें मिनिमम होगा 0 और अधिकतम तो है ही नहीं। तो मिनिमम पूर्ण संख्या कौन सी होगी दोस्तों, जो मिनिमम पूर्ण संख्या होगी वो 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखो प्रश्न 13, प्रश्न सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटी परिमेय संख्या, बोले 0 है क्या, नहीं 0 से छोटी भी आती है, इसमें तो माइनस वाला नंबर भी आता है। और बोले 1/2 है क्या, 1/2 भी नहीं है। तो -1 है क्या, नहीं -1 से पीछे वाले नंबर भी आते हैं कि -1 से छोटा होता है -2, वो भी इसमें आते हैं। माइनस के अनंत तक इसमें आते हैं। तो हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते दोस्तों। परिमेय संख्या में न्यूनतम जो संख्या होगी उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइनस में भी पूरे नंबर आएंगे, प्लस में भी पूरे नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, तो इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई नहीं रेशनल नंबर अनंत है, अनंत संख्या है, मतलब जिनका मिनिमम पॉइंट हम निर्धारित नहीं किया कर सकते। अब देखो आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नंबर इसमें गलत आ गया। देखो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, 27/50 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 27/50, 27/50। अब दोस्तों मेरे को ऐसा करना है कि नीचे 0 0 वाली संख्या है। अब मैं देखो इसको आसान तरीके से बनाऊं तो देखो इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया। 27 को 2 से गुणा किया 54 और 50 को 2 से गुणा किया 100। अब देखो इसका डेसिमल यानी दशमलव रूप बनाना आसान है दोस्तों। अब नीचे 2 0 है तो ऊपर कितनी संख्या से पहले पॉइंट आएगा, तो 2 संख्या से, ये लो 54 था, इससे पहले लगा दो पॉइंट और इससे पहले 0 लगा दो, यानी इसका दशमलव रूप क्या हो गया 0.54। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों ये वाली जो दशमलव प्रसार वाली संख्या है उनको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में, और वो वाला वीडियो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। रीट में तो उसमें बहुत काफी प्रश्न मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ।